गाइस नमस्कार, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा हूं और पॉलिटी का ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो जो हमारे लास्ट क्लास के थे, उस वीडियो में पहली वीडियो में तो अपनों ने कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ग्रहण करी थी। और दूसरे वीडियो में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी थी, यानी संविधान को निर्माण किया था। क्योंकि बेटा भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान आखिर बना कैसे हैं उसके बारे में जानकारी हमने ग्रहण करी थी। बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हैं। जी हाँ सर, आज से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है। जो दो क्लासेस थी बेटा वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक रूपरेखा थी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो आज शुरू हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन का पहली जो क्लास होती है वो पहली क्लास हमेशा शुरुआत होती है प्रस्तावना से, उद्देशिका से। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, उद्देशिका किसे कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी जानकारी मैं बहुत अच्छी तरीके से और बड़े ही प्यारे तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो बेटा, शुरू करते हैं बेटा क्लास। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना आखिर होती क्या है? देखो प्रस्तावना जो होती है, इंट्रोडक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब भी कभी कोई विषय वस्तु शुरू होती है तो उस विषय वस्तु के बारे में कुछ विशेष जानकारियां, ऐसी जानकारियां जिससे हमें उस पूरे विषय के बारे में जानकारियां मिल जाए। देखो बेटा, क्या होता है कि जब भी अपन कोई किताब खरीदने के लिए जाते हैं तो किताब कैसी है, किताब में क्या लिखा है, किसके बारे में वर्णन है, वो तो हमें तब पता चलेगा जब अपन पूरी किताब पढ़ लेंगे। लेकिन बेटा किताब कितनी अच्छी है और हमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि किताब का पहला पन्ना ओपन करते हैं और पहले या दूसरे पन्ने पर राइटर के द्वारा ये किताब क्यों लिखी गई उसके बारे में पता चलता है। उससे हमें पता चलता है कि ये राइटर ने किताब लिखी क्यों है और इस किताब में उन्होंने किसके बारे में वर्णन किया है। तो उसी प्रकार से बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी प्रस्तावना से ही होती है। इस प्रस्तावना को पढ़कर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं, पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में जान जरूर लेंगे। जब भी आप कहीं नए स्थान पर जाते हैं और उस नए स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बेटा आप अपनी पूरी जानकारी नहीं देते, बस सामान्य जानकारी दे देते हैं, जिससे जान पहचान प्रारंभ होती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना अगर अपन पढ़ेंगे तो इससे आपको संविधान के बारे में सामान्य जानकारी मिलेगी। ठीक है ना सर? चलो अब उद्देशिका। अब भारत का संविधान प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका है, क्या है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा। देखो क्या है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान का वर्णन करने का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्यान से, आप चाहो तो बेटा नोट भी कर लीजिएगा कि संविधान की जो व्याख्या है, ठीक है, व्याख्या या बोल दीजिए अपन संविधान का रक्षक, या बोल दीजिए बेटा संरक्षक, संरक्षक बोलिए, बेटा बोलिए, कुछ भी, रक्षा बोलिए। तो व्याख्या करने का, रक्षा करने की जिम्मेदारी बेटा दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान की व्याख्या भी करता है, वो संविधान की रक्षा और संरक्षा भी करता है, याद रखिएगा। तो एक बार क्या हुआ था बेटा कि हमारी इस प्रस्तावना के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये सिर्फ प्रस्तावना नहीं है, ये उद्देशिका है। उद्देशिका इसलिए बेटा क्योंकि संविधान सभा ने किन उद्देश्यों को लेकर हमारे इस संविधान का निर्माण किया है, तो संविधान सभा के उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उनकी मनोदशा क्या थी, उनकी मनोवृत्ति क्या थी, वह क्या उद्देश्य रखना चाहते थे और किन उद्देश्यों के साथ उन्होंने हमारे इस लिखित संविधान की स्थापना करी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो उनके मनोदशा और उनके उद्देश्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना नहीं, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका है। हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हम हमारे संविधान को
कि प्रस्तावना को प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं, यानी प्रियम्बल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अलग अलग जो राजनीतिक विचारक होते हैं वो अलग अलग संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। कोई कहता है कि संविधान की कुंजी है, कोई कहता है संविधान का आईना है, कोई कहता है संविधान का दर्पण है, कोई कहता है संविधान का प्रवेश द्वार है, कोई कहता है संविधान का उद्देश्य है। सब लोग अपने अपने अनुसार भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या होती है, उद्देश्य क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी ग्रहण कर ली है। आइए अब हम कुछ और बेसिक जानकारियां ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उद्देशिका को हम पढ़ते हैं। उद्देशिका को आज की जो क्लास रहेगी इसमें अपन समाप्त करेंगे बेटा। ठीक, तो देखो बेटा, संविधान की जो उद्देशिका है ना वो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें संविधान की उद्देशिका को पूरा नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को विस्तृत रूप से अगर पढ़ लेंगे तो उसकी वजह से हम पूरे संविधान की उद्देशिका को जान लेंगे, यानी संविधान सभा के सदस्यों के उद्देश्य क्या थे उन उद्देश्यों को हम जान लेंगे। तो सभी शब्द पढ़ने की यानी पूरी प्रेमबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ शब्द पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और वो कौन से शब्द पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो देखो बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेमबल की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, लिखा गया है भैया हम भारत के लोग भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बाकी देश देश करके बहुत लंबी चौड़ी प्रेमबल होती है, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं लेनी है। अगर बेटा आप सभी बच्चे हम भारत लोक शब्द यानी एक शब्द ये हो गया, दूसरा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया, तीसरा समाजवादी, ठीक है, चौथा पंथ निरपेक्ष, पांचवा लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इन 5 शब्दों के बारे में अगर जानकारी ग्रहण कर लेते हैं, 5 शब्दों का अर्थ आप लोगों को पता चल जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पूरी प्रियम्बल समझ में आ जाएगी। आप लोगों को ये तक समझ में आ जाएगा बेटा कि प्रस्तावना क्या है और किन उद्देश्यों से संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक सर, तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, वो नोट्स आप लोगों को इसी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग क्लासेस लीजिएगा, अगर कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। मेरा उद्देश्य यही रहेगा बेटा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। विभिन्न परीक्षाओं में कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं और आपको इसकी इंपॉर्टेंस भली भांति पता है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के लोक शब्द के बारे में कि हम भारत के लोक शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो देखो बेटा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बताइए बेटा कि संविधान का निर्माण किसने किया, आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा मैं कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो अधिकांश बच्चों के दिमाग में एक ही उत्तर आ रहा होगा और वह ये है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, संविधान को लिखा या संविधान को बनाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन बेटा ये बात सत्य नहीं है। नहीं बेटा, ये बात गलत है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, तो फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया तो फिर बनाया किसने, जरा बताओ। क्योंकि हमने तो सोशल मीडिया पर या फिर अन्य साधनों से या अन्य वेबसाइट पर या इंटरनेट पर तो हमने यही पढ़ा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया है, भारतीय संविधान के जनक है, भारतीय संविधान के रचयिता हैं। और अब आप कह रहे हो कि नहीं B.R. अम्बेडकर ने नहीं बनाया, ये कौन सी बात हो जाती है सर? बेटा ये बात है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कोई योगदान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नहीं था। आपको याद होगा बेटा, हमारी जो इससे पहले वाली जो क्लास थी, यानी जहां पर हमने संविधान सभा का गठन किया था, वो संविधान बनाया था, उस वक्त मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेटा कि B.R. अम्बेडकर जी जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति की इंपोर्टेंस उस वक्त संविधान सभा में कितनी थी वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो जितनी प्रारूप समिति की इंपोर्टेंस थी उतनी ही इंपोर्टेंस B.R. अम्बेडकर की भी थी। ठीक है, तो ये नहीं है कि उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, उनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है। इंपोर्टेंस तो बेटा उनकी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी तरीके से उनकी इंपोर्टेंस है। लेकिन ये कह देना कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण है या फिर संविधान का जो निर्माण है वह
बी आर अम्बेडकर जी ने किया, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। तो बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रही थी, तब की बात है कि हमारे इस संविधान सभा में एक विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई, और वह विषय ये था कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया, तो अभी जो है, अभी भारत के लोग हैं, वह भारत के लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, हमें भली भांति जानते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो मान भी लेंगे। लेकिन सोचिए कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में जब नई जनरेशन आएगी जो हमें नहीं पहचानेगी, या फिर हमें पहचानेगी तो फिर किताबों के माध्यम से पहचानेगी, लेकिन वास्तविक रूप से हमें वो नहीं पहचान पाएगी, तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या वो हमारे द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी? शायद नहीं। जैसा कि हमारे घर में होता ना बेटा, जैसे हमारे घर में अपने पिताजी कहते हैं कि ये आपके दादाजी, आपके परदादाजी ऐसा नियम बना के गए थे, ऐसा अपने फैमिली में ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे परदादाजी को या फिर हमारे दादाजी को हमारे पिताजी ने देखा होगा, और पिताजी उनके सानिध्य में बड़े हुए होंगे, तो हमारे पिताजी उनकी सारे रूल ऑफ रेगुलेशन को मान रहे हैं हमारे घर में जो भी है। लेकिन आप आपके परदादाजी से परिचित नहीं हैं, आपने उनको नहीं देखा, नहीं आप अपने दादाजी से परिचित थे, शायद आपने दादाजी को देखा भी नहीं होगा, और ऐसी परिस्थिति में आपके पिता ये कहते हैं कि यह नियम आपके परदादा ने बनाया, यह नियम आपके दादा ने बनाया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि दादाजी गए और उनके नियम गए, ठीक है, ऐसे कहेंगे ना बेटा कि परदादा गए और उनके नियम गए, ठीक है, परदादा नहीं, उनका कोई नियम नहीं, ठीक है। अपन ये कहे कि उस बात को जुटला देंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हो तो सकती है ना बेटा कि संविधान सभा के सदस्य संविधान को बनाए और आने वाली जनरेशन कुछ यूं कहते कि गए संविधान सभा के सदस्य मर गए, ठीक है, बात गई, ठीक है, रात गई बात गई, ठीक है, वो मर गए, उनकी बातें मर गई, तो संविधान सभा के सदस्य मर गए तो संविधान मर गया। अपनी जनरेशन है बेटा ये, ठीक है, नई जनरेशन है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो संविधान में इस बात पर चर्चा हो गई कि आने वाली जनरेशन क्या हमारे द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी क्या? शायद नहीं मानेगी। तो उन्होंने क्या करा कि आखिर क्या किया जाए कि जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन जो होगी वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी, क्या किया जाए। तब संविधान में गहन चर्चा करने के पश्चात प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ा गया, हम भारत के लोग। शब्द क्या जोड़ा गया मेरे प्यारे साथियों? हम भारत के लोग शब्द जोड़ा गया, ठीक है, हम भारत के लोग। और कह दिया गया कि इस संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, किसी एक धर्म विशेष के लोगों ने नहीं किया, किसी एक जाति के लोगों ने नहीं किया, किसी एक भाषा के लोगों ने नहीं किया, और न ही किसी एक धर्म के लोगों ने किया। न तो कोई एक व्यक्ति द्वारा किया गया, व्यक्ति के समूह के द्वारा किया गया, न ही धर्म विशेष के द्वारा किया गया, न जाति विशेष के द्वारा किया गया, न क्षेत्र विशेष के द्वारा किया गया, न किसी एक भाषा विशेष के द्वारा किया गया। इस संविधान का निर्माण तो हम भारत के लोगों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हम भारत के लोगों के द्वारा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया मेरे प्यारे साथियों, तब यह निश्चित किया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित कर दो। किसको समर्पित करना है? तो बेटा इसको समर्पित कर दो भारत की जनता के लिए, और कह दो कि इस संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों ने नहीं किया, इस संविधान का निर्माण तो भारत की जनता ने किया। क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वो सदस्य कोई ऊपर से नहीं टपके थे, या फिर उनको मंगल ग्रह से इंपोर्ट नहीं किया था, या फिर वो चांद से नहीं आए थे कि वो कोई उल्का पिंड से बैठकर पृथ्वी पर टकराया और उल्का पिंड तो खत्म हो गया और ये लोग हमारी पृथ्वी पर आ गए। ये कोई उल्का पिंड से भी नहीं आए, ठीक है, ये कोई पृथ्वी फाड़ के अंदर से उत्पन्न नहीं हुए, कहीं से नहीं, ये हम में से कोई एक था। और भारत की जनता ने ही इनको चुनकर उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बिठाया था, ठीक है। और यह
जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये भारत की जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया के जो लोग हैं उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इनके द्वारा जो किया गया जो कार्य था वह कार्य सिर्फ उनका नहीं था, वो भारत की जनता का कार्य था। इसलिए क्या कह दिया गया भैया कि संविधान का जो निर्माण है वो संविधान का निर्माण किसने किया है? हम भारत के लोगों ने किया है, हम भारत के लोग। ठीक है, जब भी कभी भविष्य में भी ये बात की जाएगी तब भी यही कहा जाएगा कि संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया। आप भारत के नागरिक हो, मैं भारत का नागरिक हूं, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो बेटा आपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, हमारे पूर्वजों ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, हमारी आने वाली जनरेशन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। तो हम सब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हम भारत शब्द का मतलब यही होता है। देखो बेटा, मैंने आपको कहा था ना कि प्रस्तावना या प्रियम्बल जो होती है बेटा, वह किसी भी विषय वस्तु की सामान्य जानकारी देती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और देखो इस प्रियम्बल में आपको पता चल गया कि दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किसने किया? तो बेटा हम भारत के लोग ने किया। आई थिंक बेटा आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और जो भ्रांतियां आपके दिमाग में चल रही होगी वो भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, ईमानदारी से पूछा गया था कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो 4 ऑप्शन में से भारत की जनता लिखा हुआ था, भारत के लोग लिखा हुआ था, और वही राइट आंसर है। और आप वही राइट आंसर को लगाएंगे तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बेटा, चले जी अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला शब्द हो गया। अब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द की। ये दूसरा शब्द बेटा है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा ध्यान पूर्वक सुनना। आपने एक तारीख तो पढ़ी होगी, और इस तारीख के बारे में आप लोगों को जानकारी तो पता होगा, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 वह तारीख है जिस तारीख को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को देश गुलाम था, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तो 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में क्या अंतर है? तो बेटा अंतर ये है कि 14 अगस्त 1947 को भारत की जनता के ऊपर जो भी कानून थे या फिर जो भी नियम लागू थे वे सब भारत की जनता के द्वारा नहीं बनाए गए थे। ठीक है, जब आपके ऊपर कोई शासन करे और उस शासन करते समय जो नियम और कानून बनाए वह नियम और कानून आपके द्वारा नहीं बनाए गए और वो किसी और के द्वारा बनाए गए और आपके ऊपर लागू किए गए हैं, तो आप समझ जाना कि आप गुलाम हो। ठीक है, हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 से, यानी हम उस वक्त पूरी तरीके से अंग्रेजों के कानून से मुक्त हो गए थे। यूं कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के कानून से मुक्त हो गए थे। ठीक है, फिर उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और फिर हमारा शासन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब इस शब्द का मतलब क्या है देखो बेटा, तो जरा इधर ध्यान देना। देखो शब्द है संपूर्ण, यानी पूरा। प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब मालिकाना हक होता है ना बेटा, प्रभुत्व। ठीक है, जैसे कि आपके पास आपका मोबाइल है, तो आप यूं कह सकते हैं कि इस मोबाइल पर मेरा प्रभुत्व है। ठीक है, इस घर पर मेरा प्रभुत्व है। ठीक है, मेरी बाइक है, उस मेरी बाइक पर मेरा प्रभुत्व है, मेरी कार पर मेरा प्रभुत्व है, मेरी बुक पर मेरा प्रभुत्व है। प्रभुत्व, अपना मालिकाना हक। ठीक है, संपन्न, यानी मैं अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में संपन्न हूं। अब इजी वे में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भारत में जो शासन है बेटा, ठीक है, शासन करने के लिए काय की जरूरत पड़ेगी? तो बेटा भारत में शासन करने के लिए जरूरत पड़ेगी कानून की। ठीक है, जरूरत पड़ेगी नियम की। ठीक है, तो भारत में शासन करने के लिए जो कानून और नियम की आवश्यकता पड़ेगी, उन नियम और कानून को भारत स्वयं बनाएगा। भारत स्वयं बनाएगा, और भारत में स्वयं कौन बनाएगा? संसद बनाएगी।
कौन बनाएगा मेरे प्यारे साथियों? बेटा संसद बनाएगी। यानी संसद के द्वारा बना नियम और कानून भारत में लागू होगा। भारत के ऊपर अन्य किसी देश का न तो कानून लागू होगा न ही नियम लागू होगा। भारत में अगर कोई कानून लागू होगा तो वो भारत की संसद का होगा, कोई नियम लागू होगा तो वो भारत की संसद का होगा। और ये चीज 14 अगस्त 1947 को नहीं थी, या फिर यूं बोले कि 15 अगस्त 1947 को ये चीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त जो नियम और कानून लागू हुआ करता था वह भारत का नहीं, वो ब्रिटेन का हुआ करता था। इस वजह से हम गुलाम थे, ठीक है। हम आजाद हैं, वह इस शब्द से हमें प्रदर्शित होता है। यह शब्द हमें महसूस करवाता है मेरे प्यारे साथियों कि हम आजाद हो चुके हैं, ठीक है। बेटा आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। तो भारत में जो भी कानून है, जो भी नियम है, वह किसके द्वारा बना है? भारतीय संसद के द्वारा बना है। ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए, ठीक सर। चलो बेटा, यह हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दूसरा शब्द कंप्लीट, ठीक है। आओ अब बात करते हैं तीसरे शब्द के बारे में। और तीसरा शब्द क्या है बेटा? आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, समाजवादी। समाजवादी। अब ये समाजवादी शब्द क्या है तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। आपने समाजवाद सुना होगा, समाजवाद। बेटा समाजवाद एक विचारधारा होती है, एक विचारधारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। समाजवाद एक विचारधारा होती है और इस विचारधारा के जो जनक हुए हैं, ठीक है, वह हुए हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है और आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हुए हैं। अब क्या हुआ था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि कार्ल मार्क्स भाई साहब जो हैं, इस कार्ल मार्क्स भाई साहब का जन्म होता है जर्मनी में। और पढ़ाई वढ़ाई करने के पश्चात भाई साहब ने पत्रकारिता में अपना करियर आजमाया, पत्रकारिता करने लग गए और लगे हाथ अच्छे राइटर भी थे, लेखक भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो काम की तलाश में ये चल दिए ब्रिटेन की तरफ और ब्रिटेन में इनको काम भी मिल गया और ब्रिटेन में रहकर ये पत्रकारिता का काम भी कर रहे हैं और लेखन शैली का काम भी करते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स भाई साहब जो हैं, इन कार्ल मार्क्स भाई साहब का जन्म हुआ था जर्मनी में और इनकी जो कर्म भूमि है वह है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जिस दौर में और जिस समय ये ब्रिटेन में रहते थे, उस वक्त, उस समय, उस काल में, उस दौर में ब्रिटेन में एक क्रांति हुई थी जिसे अपन कहते हैं औद्योगिक क्रांति। आपने नाम सुना होगा बेटा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या था तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। औद्योगिक क्रांति में हुआ यह था कि उद्योगों में नई तकनीकें आ गई थी। उद्योग जहां पर पहले जानवर और इंसानों के द्वारा उत्पादन किया जाता था, अब इन जानवर और इन इंसानों का स्थान ले लिया था मशीनों ने। यानी अब उद्योगों में मशीनें भी आने लग गई थी। मशीनों के माध्यम से सामानों को बनाया जाने लग गया था। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि मशीनें ऑटोमेटिक आने लग गई थी, मशीनें मैनुअल ही थी। इंसान ही वहां पर रहकर मशीनों को रेगुलेट करता था। लेकिन यूं कह सकते हैं कि हाँ, मशीनें वहां आ गई थी, नई विचारधारा आ गई थी। इससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से सामान जो है वो जल्दी जल्दी बनने लग गए, क्योंकि एक मानव बनाता है और एक मशीन बनाती है तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो मानव के द्वारा बनाए जाने वाले जो सामान होते हैं वो थोड़े देर से बनते हैं और जो मशीन के द्वारा बनाए जाने वाले जो सामान होते हैं वो बड़े जल्दी बन जाते हैं। और मानव के बनाए द्वारा जो सामान जो होते हैं उनमें क्वालिटी, मतलब कि फिनिशिंग नहीं होती। क्वालिटी तो वैसे भी बहुत बेस्ट होती है जो हाथों से बने हुए सामान होते हैं, पर फिनिशिंग नहीं होती। पर मशीनों से बने हुए सामान जो होते हैं उनमें बड़ी ही फिनिशिंग होती थी।
और इंसानों के द्वारा हाथों से बने हुए सामान प्राय महंगे होते थे और जो मशीनों से बने हुए जो सामान होते थे बेटा वो थोड़े सस्ते होते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, और जो ये उद्योगपति थे, ब्रिटेन के पूंजीपति थे, ये पूंजीपति बड़ी मात्रा में मजदूरों को काम करवाते थे अपने उद्योगों में ज्यादा। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए मजदूरों को क्या करना पड़ता है बेटा कि बड़ी मात्रा में उनसे काम करवाया जा रहा है। 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तक काम करवाया। ठीक है, अब काम तो करवाया, अब काम करवाया क्योंकि काम ज्यादा था। अब काम ज्यादा था यानी पैसा तो मिल ही रहा उद्योगपतियों को, लेकिन उद्योगपतियों के हाथों से पैसा छूट नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं तुलसीदास जी के कुछ दोहे आप लोगों को बताना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ दोहे लिखे और उन्होंने कहा कि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाय। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति में लोभ भी आता जाता है। तो अब ब्रिटेन के उद्योगपतियों को पहले के मुकाबले ज्यादा लाभ हो रहा था, लेकिन उसी हिसाब से उनके पास लोभ भी आता गया। वह अब मजदूरों को ज्यादा पैसे दे नहीं रहे हैं और मजदूरों से ज्यादा काम करवा रहे हैं। इसकी वजह से ब्रिटेन के मजदूरों और यूरोप के मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा। और यह देख रहे हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स भाई साहब जो है वो मजदूरों के हक के लिए अपने समाचार पत्रों में मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे हैं और उद्योगपतियों की आलोचना कर रहे हैं। तो उद्योगपतियों का प्रभुत्व क्या था बेटा, उस वक्त ब्रिटेन के प्रशासन में ज्यादा था। तो उद्योगपतियों ने ब्रिटेन के प्रशासन में शिकायत करी कार्ल मार्क्स की कि देखो ये हमारे मजदूरों को ऐसे ऐसे भड़का रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो प्रशासन ने लेकर कार्ल मार्क्स को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जेल में डालने के बाद कार्ल मार्क्स ने पुलिस वालों से कहा कि सर बेटा बेटा क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा, तो मैं एक राइटर हूं, तो ऐसा करो कि मुझे कुछ कागज दे दो और कुछ पेन दे दो, मैं बैठा बैठा लिखता रहूंगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, मैं आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। तो पुलिस वालों ने उसकी बात को मान लिया और उसको कागज और कलम दे दी। अब ये किसको पता था कि भाई साहब जेल में बैठकर एक किताब लिख देंगे और उस किताब से इस पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा आ जाएगी और नई विचारधारा एक क्रांति ला देगी और पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाए, पूरी दुनिया का परिदृश्य ही बदल जाएगा। किसको पता था? लेकिन कहते ना बेटा कि दुनिया में कोई भी चीज जब परिवर्तित होती है तो वो एकाएक परिवर्तित नहीं होती है। हमें लगता जरूर है कि हाँ ये बदल गई है, लेकिन उसके बदलाव की जो प्रोसेस होती है वो काफी लंबे पहले से ही शुरू हो जाती है। तो कार्ल मार्क्स लिखने लगे और उन्होंने किताब लिखनी शुरू करी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने 1848 की बात है बेटा, 1848 में उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये थी कार्ल मार्क्स की किताब। ठीक है, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कुछ लाइनें लिखी और उन लाइनों से क्रांति हो गई। और वह लाइनें थी बेटा कि दुनिया के मजदूरों तुम एकत्रित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। दो लाइनों से क्रांति हो गई। कहते ना बेटा, आपने सुना होगा कि कलम में बड़ी शक्ति होती है, कलम में बड़ी ताकत होती है, कलम जो है वो क्रांति ला देती है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है मेरे प्यारे साथियों। कार्ल मार्क्स की कलम ने दो लाइनें लिखी, दुनिया के मजदूरों तुम एकत्रित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। और इन दो लाइनों ने बेटा पूरे ब्रिटेन में क्रांति कर दी, पूरे ब्रिटेन में। अब इन दो लाइनों का मतलब क्या, मतलब समझाता बेटा आप लोगों को। दुनिया के मजदूरों, दुनिया का तात्पर्य यहां पर यूरोप से है, दुनिया के मजदूरों यानी यूरोप के मजदूरों तुम एकत्रित हो जाओ। एकत्रित यानी एक यूनियन बनाओ, एक संगठन बनाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सारा जहां पड़ा है।
यानी तुम एक यूनियन बनाओ, संगठन बनाओ और काम रोक दो। काम रोक दो। जो तुम काम कर रहे हो ना उद्योगों में, इस काम को आप रोक दो। काम रोक दोगे तो तुम्हारे पास क्या है? अगर काम कर भी रहे हो तो तुम्हें सैलरी तो मिल नहीं रही ढंग से, 2 वक्त की रोटी तो तुम कमा नहीं पा रहे हो। काम रोक दोगे तो भी सैलरी नहीं मिलेगी। काम कर रहे थे तभी सैलरी नहीं है, और काम नहीं करोगे तो भी सैलरी नहीं है ना बेटा। तो तुम क्या करो कि तुम काम रोक दो, हड़ताल कर दो, स्ट्राइक कर दो। हड़ताल का जन्मदाता भी भाई साहब यही थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने दिया था हड़ताल का कॉन्सेप्ट। तो तुम हड़ताल कर दो। नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों। ये दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, अरे भैया आ जाओ, काम करो, ठीक है, हमसे गलती हो गई, ठीक है, आप क्या चाहते हो? तब वहां पर आप अपना एटीट्यूड दिखाना, ठीक है, बोलो हम नहीं आ रहे, कुछ भी करो, जाओ दूसरे मजदूर को ले आओ। तो दूसरे मजदूर का, सारे मजदूर तो तुम लेके बैठे हो, या वो बोलेंगे नहीं नहीं चलो चलो काम करना। तो आप बोलो मन नहीं है, जाओ कुछ भी कर लो। या आज तो कुछ है नहीं खोने के लिए ना। या देखो बेटा, दुनिया में डरता वही आदमी है जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन बेटा जब जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो डरेगा किससे? किसी के बाप से नहीं डरे वो। ठीक है, अपन डरते हैं, अपन सब डरते हैं बेटा, आप डरते हो, मैं डरता हूं, सब डरते। क्यों? क्योंकि अपने हैं अपने पास, उनको खोने का डर लगता है। ठीक है, लेकिन जिसके पास कोई है ही नहीं, खोने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो उसको दुख, दर्द, डर कुछ भी नहीं लगेगा। तो अब हमारे जो मजदूर थे, उन मजदूर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हम नहीं आ रहे काम पर। तब जाके उद्योगपतियों ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तब हमारे जो मजदूर थे, मजदूर भाइयों ने बोला कि भैया हमें 18 घंटे काम नहीं करना है, हम 12 घंटे काम करेंगे, हम 10 घंटे काम करेंगे, हम 8 घंटे काम करेंगे, हमें 7 दिन में छुट्टी चाहिए, 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी चाहिए, महिलाएं काम नहीं करेंगी, बच्चे काम नहीं करेंगे, बूढ़े काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमें इतनी सैलरी होनी चाहिए। ये सभी शर्तें मानोगे तभी जाके हम काम पे लौटेंगे। और बेटा मजबूर थे उद्योगपति, उद्योगपतियों ने इनकी सभी शर्तों को मान लिया। ठीक है, और फिर उसके पश्चात सारे मजदूर काम पर लौटे। तो देखो बेटा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने इन 2 लाइनों से क्रांति ला दी कि नहीं ला दी? ठीक है, मजदूरों की स्थिति अच्छी हो गई। लेकिन कार्ल मार्क्स यही नहीं रुके। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब में एक विचारधारा दी थी समाजवाद की। कार्ल मार्क्स ने बोला कि आखिर समाज में ये शोषण क्यों, किस वजह से शोषण है? तब कार्ल मार्क्स ने बोला कि समाज में ये शोषण है वर्ग की वजह से। किसकी वजह से? वर्ग की वजह से। ठीक है, वर्ण की वजह से, गरीब अमीर की वजह से, महिला स्त्री की वजह से। ठीक है, अमीर व्यक्ति हमेशा गरीबों का शोषण करता, उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्गों का शोषण करता, उच्च जाति हमेशा निम्न जाति का शोषण करती है। ये उच्च निम्न का जो वर्ग है, इसी वर्ग की वजह से शोषण है। तो समाजवाद में कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज जो हो हीन हो, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई वर्ग समाज में होना ही नहीं चाहिए। अगर वर्ग नहीं होगा तो शोषण नहीं होगा। सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दो, सबको बराबर बांट दो। तो कार्ल मार्क्स अपने समाजवाद की सिद्धांत में यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के समस्त संसाधनों पर अधिपत्य सरकार का हो, सार्वजनिक हो, किसी व्यक्ति के हाथ में या निजी लोगों के हाथ में आपके संसाधन नहीं जाने चाहिए। अगर व्यक्ति के हाथ में संसाधन नहीं जाएंगे तो वह अर्थव्यवस्था को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करे सरकार, सार्वजनिक लोग। ठीक है, सभी लोग मिलकर। कहने का मतलब है कि किसी देश में सरकारी कंपनियां हो, निजी कंपनियां न हो, इसे समाजवाद कहते हैं। समझे बेटा? ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, न तो कोई गरीब होगा न कोई अमीर होगा, ये होता है समाजवाद। ठीक है, लेकिन बेटा हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो समाजवाद जो लिखा हुआ है, ये समाजवाद का तात्पर्य कार्ल मार्क्स के समाजवाद जैसा नहीं है। हमारे यहाँ पर समाजवाद का तात्पर्य जो है बेटा, ये राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जो अमीर और गरीब के बीच में खाई जो ज्यादा थी ना, उसको कम करने के लिए क्या किया बेटा? समाजवाद शब्द जोड़कर कि अमीरों से संपत्ति लेकर किस में बांट दी?
गरीबों में बांट दी। अमीरों से संपत्ति ली, किसमें बांटी? गरीबों में बांटी। तो उन दोनों के बीच की जो खाई थी ना, उस खाई को कम किया। ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो प्योर कार्ल मार्क्स का समाजवाद जैसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया, ये समाजवाद होता है। ठीक है बेटा, तो ये तीसरा शब्द भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे शब्द की बात करेंगे। चौथा शब्द है बेटा, देखो, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं धर्म निरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष में हम सबसे पहले पढ़ते हैं धर्म। धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि बेटा बताओ कि धर्म किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, ये धर्म। बेटा पर ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म के प्रकार हैं। धर्म किसे कहते हैं? सुनो, धर्म का मतलब होता है रास्ता। धर्म का मतलब क्या होता है बेटा? रास्ता। ठीक है, रास्ता, मार्ग, एक सड़क होती है ना बेटा, एक सड़क होती है। ठीक है, ये सड़क, ये मार्ग, रास्ता। अब कोई सड़क कहीं तो जाती होगी, कोई सड़क कहीं तो जाती होगी। आप सड़क पे चल रहे हो तो आपका कोई टारगेट होगा वहां पर पहुंचने का। ठीक है, तो धर्म एक रास्ता है जो किसके पास पहुंचाता है? यह पहुंचाता है एक सुपरनेचुरल पावर के पास, प्राकृतिक शक्ति के पास। क्योंकि बेटा विज्ञान भगवान को नहीं मानता, पर विज्ञान प्राकृतिक शक्ति को जरूर मानता है। ठीक है, तो धर्म जो होता है वो प्राकृतिक शक्ति तक पहुंचाता है। तो सभी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, हर एक धर्म का एक ही उद्देश्य है, सुपरनेचुरल पावर तक जाना। तो जाना तो धर्म रास्ता हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बेटा, धर्म एक रास्ता। निरपेक्ष का मतलब नहीं मानना, इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है, इस भारत का संविधान का न तो कोई धर्म है, न ही ये किसी धर्म में विश्वास करता है। ठीक है, किसी भी धर्म में नहीं मानता। भारत का संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता है। भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, सभी धर्मों का क्या करेगा? समान संरक्षण करेगा। यह होता धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या बोले पंथ निरपेक्ष, धर्म के भी प्रकार होते हैं ना। ठीक है, तो उनमें पंथ निरपेक्ष किसी भी पंथ को नहीं मानेगा। ठीक है, भारत कोई एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, कोई एक सिख राष्ट्र नहीं है, कोई पारसी राष्ट्र नहीं, कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष बेटा। ठीक है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। समझे बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। और लास्ट शब्द है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? बड़ा ही अच्छा शब्द है, बड़ा ही सिंपल सा शब्द है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। देखो बेटा, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता की सरकार हो और जनता के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, ये तो लोकतंत्र हो गया। पर गणतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, वह राष्ट्र अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक है, दो चीज होती है, एक होता राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, और एक होता सरकार का मुखिया। सरकार का मुखिया। राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है वह भारत में है राष्ट्रपति। भारत में है राष्ट्रपति। और सरकार का जो मुखिया है वह भारत में है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है, तो बेटा प्रधानमंत्री जो है वह जनता के द्वारा चुना जाता है सांसद के रूप में। ठीक है, तो ये लोकतंत्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा? लोकतंत्र। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा है। राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्र का नेतृत्व करता है वो है राष्ट्रपति। अब देखो बेटा, भारत में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का पद वंशागुणत नहीं होता कि वंशागुणत है।
ठीक है, वंशानुक्रमित का मतलब कि वंश के आधार पर चल रहा। अभी भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, तो रामनाथ कोविंद जी की मृत्यु के पश्चात इनके सुपुत्र बैठेंगे या सुपुत्री बैठेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वंशज हमारे डॉक्टर रामनाथ कोविंद नहीं हैं। ठीक है, यहां पर भारत लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र देश है, जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष भी भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका पद वंश के आधार पर नहीं चलता। कोई राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। ठीक है, तो जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष का पद वंश के आधार पर नहीं होता है, उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है और राष्ट्रपति गणतंत्र के रूप में चुना जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन जब बेटा आप सभी ब्रिटेन की बात करते हो तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तो जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राजा या रानी है, वह राजा या रानी है। ठीक है, जो कि बेटा आपके वंशानुगत है। राजा रानी के बाद उनका जो बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा, वह क्राउन प्रिंस बनेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां के राष्ट्र अध्यक्ष जो है उनका पद वंशानुगत है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई ना। ठीक है, तो आप लोगों ने उद्देशिका में 5 शब्दों को जाना। हम भारत के लोग, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये पूरी प्रियम्बल हो गई, और इस पूरे प्रियम्बल से आपको संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली है, सामान्य जानकारी मिली है बेटा। सभी जानकारियां नहीं मिली हैं। सभी जानकारियों के लिए आप सभी बच्चों को मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, सारे क्लासेस मेरी लेनी पड़ेगी, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन बचा है हमारी आज की इस क्लास का, और वह है उद्देशिका में या प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में बताता हूं। बात है 1960 की। 1960 में एक केस सुप्रीम कोर्ट आया, और उस केस का नाम था बेरूबड़ी मामला। 1960 के बाद बेरूबड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, क्या कहा? प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो, किसका भाग नहीं? संविधान का भाग नहीं है। अब जब संविधान का भाग नहीं है, तो क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है? तो नहीं कर सकती। नहीं पता है तो बता रहा हूं, सुनो। हमारा भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, वह शक्ति संसद के पास है। यानी भारत की जो संसद होगी, वह संसद जो होगी वह संशोधन करेगी। किसमें? संविधान में। कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल 368 से, आर्टिकल 368 से जो संसद है वह संविधान में संशोधन करती है। ठीक है, लेकिन बेरूबड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब भाग नहीं है तो संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो 1960 के मामले से हमारी जो प्रस्तावना है, इसकी प्रकृति असंशोधनीय हो गई। ठीक है, लेकिन 1973 की बात है बेटा, मामला है केशवानंद भारती। बेटा, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को बदला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। ठीक है, क्या कहा बेटा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अब संविधान का भाग है, तो आर्टिकल 368 के अनुसार
संसद संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकती नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो 1973 के बाद हो गया, फिक्स हो गया कि संविधान संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में भी, ठीक है। और उसका नतीजा ये रहा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था 1976 को। और इस 42वें संविधान संशोधन में बेटा प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ और इसके अंतर्गत पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा? एक शब्द जोड़ा, समाजवादी, याद रखिएगा, समाजवादी, एक शब्द जोड़ा पंथ निरपेक्ष, और एक और शब्द जोड़ा गया है अखंडता, अखंडता, ठीक है। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, यानी ये तीनों शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता का मतलब था खंडन नहीं होना, खंडता, खंडता का मतलब टूटना। भारत एक है, भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। अखंड, भारत अखंड है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये अखंडता होता है, ठीक है। तो इनको इस वाद के बाद, केशवानंद भारती वाद के बाद इनको संशोधन करके हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया, ठीक है सर। तो प्रियम्बल क्या होती है, प्रियम्बल के शब्दों का अर्थ क्या होता है और प्रियम्बल में संशोधन कैसे हुआ, उसके बारे में सारी जानकारियां आप लोगों को मिल गई हैं। और आशा करता हूं बेटा कि आप सभी को इस क्लास में, उद्देशिका की क्लास में पूरी प्रियम्बल समझ में आई होगी, ठीक है। तो बेटा ये हमारी प्रियम्बल की क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में हम भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग पहला। तो बेटा आशा करता हूं आप सभी बच्चों को आज के क्लास में आनंद आया होगा और आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आप निरंतर हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर पर यह मिल जाएगा। जिन बच्चों ने इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लीजिए बेटा, प्ले स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल करिए। और जिन बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया है वे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, एप्लीकेशन को शेयर करिए और वे बच्चे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मुलाकात करते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर भाग फर्स्ट का होगा। आशा करता हूं आप सभी को मेरे साथ अच्छा लगा होगा, मुझे तो आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगा है। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।